हाँ, बीजगणितीय योग होगा। ध्यान रखना, आवेश की जो योज्यता होती है उसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी भी निकाय में कुल आवेश का, किसी भी निकाय में कुल आवेश का जो मान होता है वो उसके अंदर जितने भी आवेश होंगे उन सभी के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर उसके बाद में हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो गुणधर्म था हमारा कौन सा था, आवेश का क्वांटीकरण था। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, बार बार पूछा जाता है। अब की बार अगर एग्जाम लगती ना तो श्योर 100% इस क्वेश्चन को पूछता, लेकिन अब की बार एग्जाम ही नहीं लगी। और एग्जाम नहीं लगी तो इसका मतलब ये है कि अब की बार इस सत्र में जिसमें तुम पढ़ रहे हो, इस सत्र में ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से तुमको समझना है। और दूसरी बात, इससे संबंधित हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला भी आएगा। वैसे कल मैंने तुमको इसको थोड़ा बहुत समझा दिया था, एक बार वापस से मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, एक बार वापस से मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। देखो आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है, आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है, आवेश का क्वांटीकरण ये होता है भाई, आवेश के क्वांटीकरण का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है। कौन सी राशि होती है, आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है। और क्वांटीकृत राशि होने का मतलब क्या है, इसको दूसरे शब्दों में हम कैसे कह सकते हैं, आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान, किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का जो मान होता है वो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है, इसके फॉर्मूले के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले हमारा स्टेटमेंट है उसको ध्यान से समझेंगे। आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है, हमको इसमें लिखना है कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है। और इसका मतलब क्या है, अर्थात लगा के हमको लिखना है कि किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान, किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश तुम सभी को मैंने पहले भी बता दिया, सभी को शायद पता भी होगा, पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का आवेश तो होता है -e, इलेक्ट्रॉन का आवेश तो कितना होता है, -e होता है। और प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, +e होता है। और दोनों को अगर मिलाकर हम लिखना चाहे ना, दोनों को अगर हम मिलाकर लिखना चाहे तो यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है +-e। क्या लिखा जा सकता है, +-e लिखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो क्या होता है, +-e होता है। e को हम यहाँ पे मूल आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल आवेश बोलते हैं। अब अगर हमारे स्टेटमेंट यानी कि आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार अगर हम फॉर्मूले के रूप में बात करेंगे, फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, इसका गणितीय रूप कैसा लिखा जाएगा, तो गणितीय रूप देखो क्या कहता है, इसकी जो कहानी है, इसका जो स्टेटमेंट है उसी में हमको पता लग रहा है कि हमको लिखना क्या है। तो देखो आवेश के क्वांटीकरण में क्या लिखना था, आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है, अर्थात किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान, किसी भी वस्तु पर कुल आवेश, कुल आवेश को हम कौन से सिंबल के द्वारा व्यक्त करते हैं भाई, कुल आवेश। किसी भी वस्तु पर कुल आवेश, आवेश को हम स्मॉल q के द्वारा लिखते हैं। किसके द्वारा लिखते हैं, स्मॉल q के द्वारा लिखते हैं। तो किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का जो मान होता है, किसी भी वस्तु पर कुल आवेश यानी q का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, अभी मैंने तुमको स्टेटमेंट में बताया था कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश यानी कि +-e या प्रोटॉन के आवेश के पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज का मतलब ये है कि इसके गुणा में हमेशा जो संख्या आएगी वो एक पूर्ण संख्या आएगी। और यहाँ पे पूर्ण संख्या को हम कौन से सिंबल के द्वारा लिखते थे, इस द्वारा स्मॉल n। यहाँ पे पूर्ण संख्या का ये होता है कि ये संख्या हमेशा पूरी आएगी, यानी कि पॉइंटर के रूप में नहीं आएगी। जैसे क्या 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, कभी भी ये मान ना पॉइंटों के रूप में नहीं आएगा, भिन्नात्मक रूप में आएगा, पॉइंटों के रूप में नहीं आएगा, ये हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में आएगा। तो ये क्या लगता है तुम्हारा हमारा फॉर्मूला बनेगा q बराबर +-n, क्या +-n। ये ध्यान रखना है, जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है तुम्हारा फिजिक्स की 12th फिजिक्स का पहला फॉर्मूला है। और इसी पे बेसिस काफी सारे न्यूमेरिकल हम सॉल्व भी करेंगे आज क्लास में। तो ध्यान रखना, कुल आवेश का जो मान होता है, किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का जो मान होता है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। और इसको गणितीय रूप में हम लिख सकते हैं कुल आवेश q ne। प्लस का मतलब तो है प्रोटॉन का आवेश और माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आवेश। n यहाँ पे पूर्ण संख्या होती है, वैसे इसको बोला क्या जाता है, n को n यहाँ पे
ध्यान रखना n को क्या बोला जाता है, n यहाँ पे होती है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन या संख्या। किसी भी वस्तु पर आवेश का जो मान होता है, किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। इसको गणितीय रूप में हम लिख सकते हैं Q बराबर प्लस माइनस Ne। Q का मतलब यहाँ पे होता है कुल आवेश, प्लस माइनस का मतलब क्या है? प्लस को हम जब यूज करते हैं जब प्रोटॉन प्रोटॉन की बात की जाए, और माइनस हम तब यूज करते हैं जब इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है। n यहाँ पे एक पूर्ण संख्या होती है, यानी इसका मान जब भी आएगा ना हमारे पास, इसका मान जब भी हमारे पास आएगा n का मान, वो हमेशा ध्यान रखना कि पूर्ण संख्या के रूप में आएगा। और इसको बोलते क्या है n को? यहाँ पे n को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या बोलते हैं। दूसरी बात यहाँ पे E को हम क्या बोलेंगे? E यहाँ पे होता है मूल आवेश, और मूल आवेश का जो मान होता है वो मैंने तुमको पहले भी बताया था, कितना होता है भाई? 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कितना होता है? 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। कितना होता है? 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब देखो, वैसे तुम एक चीज का दिमाग और लगा सकते हो कि यहाँ पे n का मान पूर्ण संख्या के रूप में क्यों है? n का जो मान है वो पूर्ण संख्या के रूप में क्यों है? भाई n यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या। देखिए मुझे कोई बताएगा क्या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को हम आधा आधा भी ले सकते हैं क्या? भाई इलेक्ट्रॉन, अगर भाई कोई भी वस्तु होती है उसमें अगर हम आवेश उत्पन्न करेंगे, कोई भी वस्तु होती है उसमें अगर आवेश उत्पन्न करेंगे तो तुमको पता है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेंगे तो या तो इलेक्ट्रॉन की हम कमी करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी करते हैं तो उसमें धन आवेश उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करते हैं तो वहां पे ऋणावेश उत्पन्न होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वस्तु में से तो तुमको पता है, हमने पढ़ा है आवेश वस्तु पर किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। भाई एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस पर आवेश उत्पन्न होगा प्लस ही, दो निकालेंगे तो उस पर कितना होगा? प्लस का 2 ही, तीन निकालेंगे प्लस के 3 ही, चार निकालेंगे प्लस के 4 ही, पांच निकालेंगे प्लस के 5 ही। अगर उसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो वहां पे ऋणावेश उत्पन्न होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो माइनस ही, दो देंगे तो माइनस का 2 ही, तीन देंगे तो माइनस के 3। और ये जो तुम आवेश ज्ञात कर रहे हो ना, इस फॉर्मूले से आसानी से तुम आवेश को ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात कर सकते हो? देखो ये भी मैं तुमको बता देता हूँ। अगर मान लो किसी वस्तु में से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हमने, कितने निकाल लिए भाई? 5 इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकाल लिए तो तुमको पता है वहां पे धनावेश उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? धनावेश उत्पन्न होगा। लेकिन वो कितना उत्पन्न होगा वो चीज हम यहाँ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखो धनावेश की कंडीशन में आपको प्लस वाला चिन्ह लेना है, तो प्लस वाला चिन्ह तुमको लिखना है। n यहाँ पे क्या होता है? n यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले भाई तुमने? 5 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो यहाँ पे तुमको n का मान कितना रखना पड़ेगा? 5 रखना पड़ेगा। कि यहाँ पे फिक्स होता है, यहाँ पे ध्यान रखना, अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उस पर आवेश उत्पन्न होगा कितना? प्लस के 5 ही उत्पन्न होगा। तो कहने का मतलब ये है, ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, Q बराबर प्लस माइनस यानी। और जब भी इस फॉर्मूले को हम न्यूमेरिकल के लिए यूज करेंगे, जब भी इस फॉर्मूले को हम न्यूमेरिकल के लिए यूज करेंगे तो ध्यान रखना इस फॉर्मूले को हम परिमाण के रूप में यूज करेंगे। और परिमाण के रूप में तुमको पता है प्लस माइनस सारे जितने भी चिन्ह यहाँ पे हैं वो सारे के सारे प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए तुमको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है और न्यूमेरिकल यानी कि न्यूमेरिकल के लिए कुल आवेश का जो मान है Q बराबर तुमको लिखना है Ne। जब भी तुम न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो तुमको प्लस माइनस को नहीं लिखना है, तो वो फॉर्मूला यूज करना है Q बराबर Ne। Q यहाँ पे होता है कुल आवेश, Q यहाँ पे होता है कुल आवेश, N यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉनों की संख्या, और E यहाँ पे क्या होता है? मूल आवेश जिसका मान फिक्स होता है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो ये होता है आवेश का क्वांटीकरण। क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण। अब मैं तुमको ये भी बता देता हूँ, देखो एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाता है इसका। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि आवेश के क्वांटीकरण को समझाइए। पहला प्रश्न तो ये पूछा जाता है, आवेश के क्वांटीकरण को समझाइए। अगर इस तरीके का तुम्हारे पास प्रश्न आता है तो उसको सॉल्व कैसे करना है? देखो इसका जो लिखना है तुमको वो कैसे लिखना है, इसमें तुमको लिखना है कि आवेश एक क्वांटीकरण हो, आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है, आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है। अर्थात
आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है, अर्थात किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान, किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान ध्यान रखना किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर। लेकिन इसमें क्या है, बच्चे गलती कहां पे कर देते हैं, पूरा स्टेटमेंट याद रहता है लेकिन बच्चे कई बार गलती इसमें कर देते हैं, इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख देते हैं किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के पूर्ण गुणज के बराबर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। किसके आवेश के, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, न कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, जिसको गणितीय रूप में हम लिख सकते हैं कुल आवेश Q बराबर प्लस माइनस n। और यहाँ पे तुमको ये भी बताना है कि n यहाँ पे क्या होता है और E यहाँ पे क्या होता है। तो ये तो हो गई भाई आवेश की क्वांटीकरण की बात। अब क्या है, इसमें तुमसे एक नंबर का छोटा सा प्रश्न और पूछ लिया जाता है, और वो क्या पूछा जाता है, आवेश का क्वांटम, आवेश का क्वांटम, आवेश का क्वांटम तुमसे पूछा जाता है कि भाई आवेश का क्वांटा कितना होता है। अब सबसे पहले तो बात ये आती है कि आवेश का क्वांटा होता क्या है, आवेश का क्वांटा होता क्या है। सबसे पहले तो हमको ये पता लगाना है कि आवेश का क्वांटा होता क्या है। तो पहले मैं तुमको ये बता देता हूँ, आवेश का वो न्यूनतम मान, आवेश का वो न्यूनतम मान, न्यूनतम का मतलब छोटे से छोटा, आवेश का वो न्यूनतम मान, आवेश का वो न्यूनतम मान जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकता है। आवेश का वह न्यूनतम मान, न्यूनतम मान का मतलब होता है छोटे से छोटा मान, आवेश का वो छोटे से छोटा मान जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, आवेश का क्वांटा कहते हैं। यानी कि आवेश का वो छोटे से छोटा मान, वो न्यूनतम मान जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटा कहते हैं। अब हमको आसानी से पता लग सकता है कि भाई आवेश के क्वांटा का जो मान होता है वो कितना होता है। तो देखो अभी हमने आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा है कि किसी भी वस्तु पर आवेश का जो मान होगा वो कितना होगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होगा। अब पूर्ण गुणज के बराबर होगा, यहाँ पे n का जो मान है ना वो एक पूर्ण संख्या के रूप में आएगी, और पूर्ण संख्या के रूप में आएगी। जब तुम यहाँ पे n का मान रखोगे ना तो तुम्हारे पास जो ये आवेश के मान आएंगे वो किस तरीके से आएंगे, पहला मान रखोगे तो n का जो मान है ना वो 1 2 3 4 इस प्रकार से रखोगे। तो n का छोटे से छोटा जो मान है वो कौन सा है भाई, एक है। एक से छोटा n का मान हो सकता है क्या भाई, सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो कौन सी है, एक ही तो है, एक से छोटी संख्या हो ही नहीं सकती भाई। n का जो मान है वो एक से छोटा हो ही नहीं सकता है। एक से छोटा अगर हो गया तो इसका मतलब पॉइंटों के रूप में मान आएगा, और पॉइंटों के रूप में अगर मान आएगा ना तो फिर आवेश का क्वांटीकरण गलत साबित हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं है। आवेश के छोटा सा छोटा जो मान होगा ना वो क्या होगा, n का छोटे से छोटा मान 1 होगा, और 1 जब हम यहाँ पे n का मान रखेंगे ना तो हमारे पास q का जो मान आएगा वो कितना आएगा भाई, q का मान हमारे पास है 1 रखेंगे तो आएगा प्लस माइनस e, 2 रखेंगे तो कितना आएगा प्लस माइनस 2e, 3 रखेंगे प्लस माइनस के 3e। इस तरीके से हमारे पास मान आते जाएंगे। आप देखिए मुझे बताओ सबसे छोटा आवेश का मान कौन सा है, सबसे छोटा आवेश का मान कौन सा है, कौन बताएगा, देखिए बताओ आवेश का सबसे छोटा मान कौन सा है। क्योंकि हमको पता लगाना है कि यहाँ पे आवेश के क्वांटा का मान कितना होगा, और आवेश का क्वांटा क्या होता है, आवेश का छोटे से छोटा मान या आवेश का क्वांटा कहलाएगा। तो यहाँ पे आवेश का सबसे छोटा मान कौन सा है भाई, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। मान क्या होता है, तुमको दोनों चीज आनी चाहिए। आवेश का वो छोटे से छोटा मान, आवेश का वह छोटे से छोटा मान या फिर न्यूनतम मान जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकता है, जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकता है, जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकता है उसको हम आवेश का क्वांटा कहते हैं। और आवेश के क्वांटा कितना होता है, आवेश के क्वांटा का जो मान होता है वो कितना होता है, वो होता है ध्यान रखना स्मॉल ई, क्या होता है, स्मॉल ई होता है। और स्मॉल ई का मान भी अगर तुम देखना चाहते हो तो सभी को पता होगा 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। तो एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि आवेश का क्वांटा कितना होता है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए स्मॉल ई। क्या होना चाहिए आंसर, स्मॉल ई होना चाहिए। और दूसरी बात इसका मान भी तुमको लिख के आना है कि भाई 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम होगा। तो ये तुम्हारा आवेश का क्वांटीकरण होता है। इससे संबंधित अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, पहले इसको मैं तुमको नोट करवा देता हूं। तो पॉइंट डालना आवेश का क्वांटीकरण, टॉपिक डालो आवेश का क्वांटीकरण।
आवेश के गुणधर्मों में ही है, जो भी नंबर चल रहा है वो नंबर डाल देना और लिखो आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण इसमें लिखना। आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है, आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है, आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है। अर्थात अर्थात किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान, अर्थात किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान, अर्थात किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। एक बार मैं पूरे को वापस बोल देता हूं। आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है, अर्थात किसी वस्तु पर आवेश का मान, किसी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। क्लियर सभी ने? इसके नीचे लिखना गणितीय रूप में, इसके नीचे लिखना नई लाइन से गणितीय रूप में, और ये फॉर्मूला लिख देना कुल आवेश Q बराबर प्लस माइनस Ne। नीचे लिखना, स्टेटमेंट के नीचे लिखना गणितीय रूप में, और फिर ये फॉर्मूला लिख देना, और फॉर्मूले के नीचे तुमको आना ये सारी चीजें लिखनी है। ये बॉक्स के अंदर जो मैं बंद कर रहा हूं ये सारी चीजों को तुमको लिखनी है। कुल आवेश Q बराबर प्लस माइनस Ne लिखना है। फिर नीचे लिखना है जहां n इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या है, E यहाँ पे मूल आवेश है जिसका मान भी मैंने लिख रखा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और 4 न्यूमेरिकल यानी कि न्यूमेरिकलों के लिए तुमको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, Q बराबर Ne। क्या करना है? Q बराबर Ne। इस फॉर्मूले में तुमको सभी को पता होना चाहिए Q क्या है, N क्या है और E क्या है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसको फटाफट से नोट करो। नोट कर लिया भाई? डन सर। नोट कर लिया सभी बच्चों ने? क्वांटा नोट डाल के तुमको लिखना है आवेश का क्वांटा, नोट डाल के तुमको लिखना है आवेश का क्वांटा, और इसमें डैश करके और तुमको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। लिखो इसमें डैश करके और तुमको इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा लिखनी है। लिखो आवेश का वह न्यूनतम मान, आवेश का वह न्यूनतम मान, आवेश का वह न्यूनतम मान जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकता है, जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकता है, आवेश का क्वांटा कहलाता है। एक बार वापस से बोल देता हूं। आवेश का वह न्यूनतम मान, आवेश का वह न्यूनतम मान जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से, जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकता है, आवेश का क्वांटा कहलाता है। जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकता है, आवेश का क्वांटा कहलाता है। इसका मान, इसका मान कितना, स्मॉल ई, और इसके बराबर में है ना, इसका देना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। स्मॉल ई के बराबर में इसका मान भी लिख देना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है करके प्रत्येक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में करवाता हूं इससे संबंधित। क्वेश्चन है तुम्हारे, किसी वस्तु में एक कूलम, देखो किसी वस्तु में एक कूलम आवेश, किसी वस्तु में एक कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए, किसी वस्तु में एक कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने पड़ेंगे। क्वेश्चन है तुम्हारा, किसी वस्तु में एक कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए, किसी वस्तु में एक कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने पड़ेंगे। लिख लिया सवाल सभी ने भाई? संजय कुमार लिख लिया सवाल? संजय? हाँ जी सर। कर सकते हो इस सवाल को? चलो देखो मैं करवाता हूं, अभी एक दो सवाल मैं करवाता हूं, उसके बाद फिर तुमसे भी करवाऊंगा, टेंशन मत करो। देखो अभी तक हमने पहला फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला पढ़ा है 12वीं क्लास का, और अब जाहिर सी बात है जो फॉर्मूला पढ़ा है, अगर एक ही फॉर्मूला पढ़ा है तो वही फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लागू होगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको भाई। हमको सवाल ये कह रहा है कि एक कूलम आवेश, यानी कि हमको सवाल में आवेश का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है? आवेश का मान दे रखा है। Q बराबर कितना दे रखा है भाई? एक कूलम दे रखा है। आवेश का मान अगर एक, वो कह रहा है कि एक कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने पड़ेंगे, यानी कि उस वस्तु में एक कूलम धनावेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे पूछी गई है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उसको हम कौन सी सिंबल के द्वारा लिखते हैं? स्मॉल n के द्वारा। अभी बताया था ना n क्या था वहां पे? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको निकालनी है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको निकालनी है, अब इसका मान हमको दे रखा है, फॉर्मूला यूज करेंगे Q बराबर है नहीं, Q बराबर एनी फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ से हमको मान किसका निकालना है भाई? हमको मान निकालना है स्मॉल n का। तो स्मॉल n का अगर मान निकालेंगे तो e को नीचे भेजना पड़ेगा, तो n बराबर हमारे पास आएगा q अपॉन e आ जाएगा। अब n का मान निकालने के लिए इन दोनों मानों को हमको रखना है। अब देखो q का मान हमको दिया हुआ है और e का मान हम जानते हैं पहले से कितना होता है। तो इसमें मान देखो q का मान तो कितना है 1 है, और e का मान कितना है 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये होता है, ये मान रख दिया। अब इसको सॉल्व कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे सभी को पता होगा। देखो यहां से अगर पॉइंट हटाएंगे ना, यहां से अगर पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक जीरो आएगी, और 10 की पावर माइनस 19 को अगर ऊपर लेकर जाएं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? n बराबर इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 100 × 10 की पावर 18 बटे 16। क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या भाई? देखो ये कैसे लिखा है मैंने, 10 तो पहले से था, ये पॉइंट को हटाया तो ऊपर 10 आ गया, और 10 की पावर माइनस 19 को जब मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये प्लस 19 हो जाएगा, और इसकी जो एक पावर है ना, इसको मैंने इस 10 के साथ गुणा करके लिख दिया, तो यहाँ पे पावर कितनी बचेगी? 18 बचेगी। तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो आसानी से हम भाग दे सकते हैं 16 का 100 में। यहाँ पे हमने इस एक जीरो को इसके साथ क्यों लिखा? क्योंकि 16 का 10 में भाग नहीं जा रहा था, तो 100 में है ना, 16 का आसानी से भाग चला जाएगा। कितना आएगा देखो, 16 का आप भाग देंगे ना 100 में तो कितना आएगा? n बराबर भाई 16 बन गया 80, 100 की 96, 6 मार देगा, बचेगा कितना? 4 जी नेटवर्क तो सही आ रहा आपका है इसमें, लेकिन वो बीच बीच में क्या है, इसमें फोन आ जाते हैं। हाँ, ये फोन आते हैं ना, ये डिस्टरबेंस करते हैं। सुनो, अंकित जी के हाँ फोन नहीं आ रहे थे, उनकी क्लास है ना जो एकदम धारा प्रवाह चल रही थी रेगुलर, उसमें कोई बीच में आवाज में कम दिक्कत नहीं आई। इसमें अटक तो रहे हैं क्या चित्र ये? चित्र तो क्या टक रहे हैं, लेकिन आवाज थोड़ी सी वो हो रही है। अब भी सही नहीं आ अब रही क्या? ठीक है, लेकिन अब ठीक तो है आ रही है। सर। हेलो
सर आ रही है, अब हाँ तो आ रही है, आ रही है। है। अब सही आ रही है क्या? चलो लिखो, इस सवाल को लिखो। पहले तो लिखना है 7N14। N का मतलब यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन है। इसके आगे लिखना, नाभिक पर कुल आवेश का मान ज्ञात कीजिए। नाभिक पर कुल आवेश का मान ज्ञात कीजिए। नाभिक पर कुल आवेश का मान ज्ञात कीजिए। लिख लिया सवाल सभी ने? लिख लिया भाई? सवाल लिख लिया क्या सभी ने? जी सर। पहले तुमको ये लिखना है, पहले तुमको ये लिखना है, इसके बाद में लिखना है नाभिक पर कुल आवेश का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये सवाल कैसे होगा, ये सवाल कैसे होगा। यहाँ पे तुमको पता है, तुमने 11th में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कोई भी तत्व जो होता है ना, उसको किस तरीके से व्यक्त किया जाता है। तुमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो 7 है ना, वो तो नाइट्रोजन का क्या है? परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ होता है 14, ये क्या है? द्रव्यमान संख्या होती है। और तुमको मालूम होना चाहिए, मैंने तुमको स्टार्टिंग में भी बताया था, या फिर तुमने 11th क्लास में केमिस्ट्री में पहले से भी पढ़ रखा होगा। आंकड़ा जी, लिया नोट? बोर्ड के निचले वाले अक्षर दिखने में दिक्कत आ रही है। क्या बोर्ड के निचले क्या वाले बोल रहे अक्षर हो? दिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। बोर्ड के निचले वाले अक्षर दिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। चलो वापस से लिख देता हूँ मैं इसको। 7 को इससे जब गुणा करेंगे ना, तो ये हमारे पास आएगा 1.12 into 10 की पावर -19। लिख लिया भाई सब? प्रियांशु, प्रियांशु हाँ जी सर, लिख लिया सर। लिख लिया? हाँ जी। आगे अब एक सवाल में तुमको घर से करने के लिए देता हूँ, उसके बाद तुम्हारी है ना मैथ की क्लास होगी, तो लास्ट सवाल जो तुम्हारे घर से होमवर्क है तुम्हारे लिए, देखो सवाल बिना टीपे बिना देखे उस सवाल को तुमको अपने मन से सॉल्व करना है, और कल मुझे बताओगे कि उसमें आंसर कितना आएगा। ठीक है ना? तो लिखो सवाल। किसी चालक में 5 मिनट पहले कॉल कर, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ऑनलाइन में तो रख के बैठ के चले गए कहीं पे, और चल रही है क्लास, चल रही है। ऐसे एक्टिव होना चाहिए कि हाँ भैया इसका नाम ले, ऐसे प्रियांशु भैया का नाम ले तो जी सर ऐसे साथ में। किसी चालक तार में 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। उसके किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसके किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसके किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार मैं सवाल को वापस से बोल देता हूं। किसी चालक में 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। किसी चालक तार में 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। उसके किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल तुमको कल सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और